नमस्कार दोस्तों, ई बस्ता IAS एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग संविधान की अनुसूचियाँ इस बारे में परिचर्चा करेंगे। ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब भी कोई टॉपिक शुरू करते हैं तो उसके बारे में कुछ बेसिक समझने का प्रयास करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे क्रमवार तरीके से बढ़ते हैं। तो इसमें भी हम लोग समझते हैं कि अनुसूचियाँ होती क्या चीज़ें भाई। तभी तो हम आगे समझेंगे ना। तो देखिए, अनुसूची को इस तरह समझिए कि कोई भी आप लेख है, लेख लिखा जाता, उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसकी पूरक इन्फॉर्मेशन होती है, सूचना होती है, उसको अलग से अनुसूचियों के माध्यम से दिखाया जाता है। यानी कह लीजिए किसी भी लेख का पूरक जो सामग्री है वो है क्या, आपकी अनुसूची कहलाती है। ठीक। अब हमारा जो संविधान है वो क्या है, आर्टिकल्स के फॉर्म में, अनुच्छेदों के रूप में लिखा गया है। अब किसी अनुच्छेद में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अब उसको अलग से संविधान के अंत में अनुसूचियों में जोड़ दिया गया है। ठीक है। तो बेसिकली ये अनुच्छेदों यानी विशेष अनुच्छेद, मतलब कुछ सभी अनुच्छेदों का नहीं, कुछ पर्टिकुलर अनुच्छेदों का ये क्या है, पूरक है ये। ठीक है। माने कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी गई है कुछ विशेष अनुच्छेदों में, अनुच्छेदों की से संबंधित। ठीक है। तो ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, ऐसा करने से फायदा ये हुआ कि जो हमारे अनुच्छेद हैं वो बहुत बोझिल, भारी भरकम बनने से बच गए। वैसे भी हमारा संविधान बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें ये सब भी किसी अनुच्छेद में ही ये सब इंफॉर्मेशन शामिल कर दी जाती तो बहुत लेंदी हो जाता हमारा संविधान। ठीक है। अब देखते हैं कि अनुसूचियों का इतिहास क्या रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले यानी जो पहली बार अनुसूची वर्ड है ना, ये जो संवैधानिक विकास का क्रम रहा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत, तो उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव आता है 1935 यानी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। वहाँ पे पहली बार अनुसूची शब्द का यूज हुआ है और यहाँ पर इस भारत सरकार अधिनियम 1935 में 10 अनुसूचियों को जो है शामिल किया गया था। यही कॉन्सेप्ट अनुसूचियों का जब अपने संविधान का निर्माण हो रहा था संविधान सभा के माध्यम से, तो वहाँ पे इन 10 में से 8 अनुसूचियों को हमारे संविधान में शामिल किया गया। क्लियर है। तो ये मोटा मोटा इतिहास रहा है, यानी कि 10 जो 1935, 10 में से 8 संविधान में शामिल कर लिया गया। ठीक। तो मूल रूप से हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, थी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे आवश्यकता हुई, संविधान संशोधन के माध्यम से और अनुसूचियां समय समय पर जोड़ी जाती रहीं और अब तक कुल 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई, यानी वर्तमान में हमारे संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। क्लियर। अब ये जो 4 और अतिरिक्त अनुसूचियां जोड़ी गई हैं, तो इनके संविधान संशोधन का जो नंबर्स हैं, जैसे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एटलीस्ट ये 8 के बाद ये जो 4 जोड़े गए उनके हम लोग जब आगे चर्चा करेंगे तो उन संविधान संशोधनों के बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अनुसूचियां। तो जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, मूल रूप से हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, लेकिन बाद में 4 और जोड़ी गई, तो वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक। इसमें जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में क्या है, क्या वर्णन किया गया है, जो भारत के राज्य हैं, संघ राज्य हैं, उनके नामों के, उनके एरिया के, उनके जो है कितने भू क्षेत्र पर उनका प्राधिकार है, इन सब की चर्चा कहाँ की गई है, अनुसूची 1 में। तो जैसे इस समय जितने भी राज्य, जैसे बीच बीच में राज्य, केंद्र शासित राज्य, ये सब चेंज होते रहते हैं, उनका नंबर्स, कोई राज्य नया क्रिएट कर दिया गया। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को जो है पहले राज्य था, उसको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर इस डिवाइड कर दिया गया। तो इन सब का वर्णन कहाँ पे है, ये अनुसूची 1 में। ठीक है। अब अनुसूची 2 है जो आपकी, ये अनुसूची 2 में प्रमुख पदाधिकारियों के जो वेतन, भत्ते, पेंशन,
इन सब का वर्णन कहाँ पे है? अनुसूची 2 में। ठीक है, तो कभी ये पढ़ाने क्रम में अनुच्छेद वर्ड निकल जाए तो उसको अनुसूची ही समझिएगा, अनुच्छेद नहीं है, वो फ्लो में हो सकता है निकल जाता हो, अभी ध्यान आ गया तो मैं करेक्ट ही कर लूंगा। तो शेड्यूल 2 में जो है आपके प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो भैया जितने भी महामहिम लोग हैं उनके वेतन भत्ते सब कहाँ पे डिटेल लिख दिया गया? अनुसूची 2 में। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा, उस पे फोकस करिए, इनमें किन महानुभावों महामहिमों का जो है वेतन भत्ता आदि का वर्णन नहीं किया गया है? तो उसमें प्रधानमंत्री, पीएम, प्रधानमंत्री, सीएम, ठीक, इनके इस तरह के जो पद हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके वेतन भत्ते यानी जो हैं यहाँ पे अनुसूची 2 में नहीं दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति, आपके जो है उपराष्ट्रपति, विधानसभा के अध्यक्ष, ये क्या कहते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब का दिया हुआ है, राज्यपाल, इन सब लोगों का वेतन भत्ते आदि अनुसूची 2 में दिया है, लेकिन पीएम और सीएम का नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये देखिए होता क्या है, जब आप पढ़ें तो स्पेसिफिक कुछ कोई इंफॉर्मेशन है जो दी हुई है या नहीं दी हुई है, तो वहां पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे जब अनुसूची 2 आप पढ़ रहे हैं तो अनुसूची 2 में जब आप लिस्ट उसकी पूरी पढ़ेंगे किन किन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते दिए हैं, वहाँ पे पीएम, सीएम, मंत्री आदि लोगों का यहाँ पे वर्णन नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं पढ़ने के क्रम में, अच्छा वेतन भत्ते, अच्छा अनुसूची 2 में, ठीक है, समझ गए ना बात को? तो यहाँ पे फोकस करें। अब इसी तरह से जो अनुसूची 3 है यानी थर्ड शेड्यूल है, इसमें जो जब कोई मंत्री, विधायक या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इस टाइप के लोग जो शपथ हम लोग देखते हैं लेते हैं कि मैं फलाना फलाना ईश्वर की शपथ लेता हूँ, या जो भी लिखा रहता है, जो प्रारूप होता है शपथ का, ये कहाँ पे दिया हुआ है? अनुसूची 3 में, शेड्यूल मतलब थर्ड शेड्यूल में दिया हुआ है। लेकिन फिर यहाँ पे फोकस करने वाली बात है, कुछ लोगों के, कुछ महामहिमों के जो है यहाँ पे शपथ का प्रारूप नहीं दिया हुआ है। तो वो कौन है जिनका नहीं दिया हुआ है? तो भैया वो है आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल। ये 3 लोग हैं जिनके शपथ का प्रारूप आपके अनुसूची 3 में जो है नहीं दिया हुआ है। ये कहाँ दिया हुआ है? तो इनसे संबंधित अनुच्छेद में, इनसे संबंधित आर्टिकल्स में इनके शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, अब कहाँ है? जैसे राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप कहाँ होगा? तो ये है आपका आर्टिकल 60 में है। ये उपराष्ट्रपति कहाँ होंगे? तो ये आर्टिकल 69 में है। राज्यपाल कहाँ होंगे? ये होंगे आर्टिकल 159 में। ये यहाँ पे जब आप ये अनुच्छेदों को देखेंगे तो वहाँ पे उनके शपथ का प्रारूप दिया होगा कि मैं फला फला, ठीक है, राष्ट्रपति के पद, जैसे भी लिखा उसको देख लीजिए। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट है ये शपथ और इसके प्रारूप में, देखिए संसद के जो सदस्य चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जब वो चुन लिए जाते हैं तब वो एक शपथ लेते हैं कि मैं फला एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है शपथ लेता हूँ। इसी तरह से जब वो चुनाव लड़ने के लिए एज ए कैंडिडेट जो है जब फॉर्म नामांकन अपना करते हैं तो उसमें भी एक शपथ, उसकी भी शपथ का प्रारूप जो है यहाँ पे दिया हुआ अनुसूची 3 में। यानी चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट भी शपथ लेते हैं और चुने जाने के बाद भी शपथ लेते हैं, तो वो सबका प्रारूप यहाँ पे दिया हुआ है। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैंडिडेट का शपथ दे दिया कि अनुसूची 3 में क्या नहीं दिया हुआ है, तो जैसे लिखेगा कैंडिडेट का शपथ,
एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ, तो आपको लगेगा यार ये कैंडिडेट नहीं होगा, इसको हटाओ, लेकिन ये है, तो ये फोकस करने की बात है। थोड़ा सा कुछ जो विशेष सूचना लगे वहाँ पे स्पेशल फोकस की ज़रूरत होती है आपको, यदि क्वेश्चन को एग्जाम में पूछे जाने से पहले जानना है तो। ठीक है। बिटवीन द लाइंस जो है आपको चीज़ों को, फैक्ट्स को, कॉन्सेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। खास करके यदि आप यूपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पढ़ने के नज़रिए में आपको चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसे पेपर में आपको दिखेगा जब आप इस तरह से पढ़ेंगे, बिटवीन द लाइंस आप चीज़ों को देखेंगे। एक पैराग्राफ पढ़िए, ठीक, एक लाइन पढ़िए, उसमें ये सोचिए कि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है। जब आप खुद क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, लगेगा कि हाँ कि मैं कुछ स्पेशल क्वेश्चन बनाया या स्पेशल इन्फॉर्मेशन निकाला, लोगों को नहीं पता होगी ये इन्फॉर्मेशन, तो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपके वो फैक्ट दिखेंगे और आप ऐसे टिक करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, बताऊंगा इस पे और मैं चर्चा करूंगा कैसे क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप, खास करके यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे आप एग्जाम से पहले उसको आउट कर दें पेपर को। ठीक है, छोड़िए इस पे बाद में चर्चा करेंगे, यहाँ पे फोकस कर। ठीक है, ये अब देखिए अनुसूची 4, अनुसूची 4, अब देखिए ये जो अनुसूचियां हैं ये पढ़ के निकल जाने वाली, ये फैक्ट एनालाइज नहीं करेगा कोई, ये आपको खुद जब आप रिसर्च करेंगे तब ये चीज़ें पता चलेंगी, या पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा तब पता चलेंगी। ठीक है, अनुसूची 4, अनुसूची 4 में जो है, जो शेड्यूल फोर्थ शेड्यूल है, उसमें जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अलग अलग राज्यों से कितना प्रतिनिधित्व होगा उसकी चर्चा कहाँ की गई है, चौथी अनुसूची में। ठीक है, ये आपकी ये 4 अनुसूचियां हो गई। आप आ जाइए 5वीं अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची जो है, इसमें SC ST जो एरिया हैं, जो क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में चर्चा कहाँ पे की गई है, 5वीं अनुसूची। तो अब जहां भी क्वेश्चन आपसे, अब ये बहुत डिटेल में लिखा है, इसको जब 5वीं अनुसूची आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें 7-8 पेज लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन दी हुई है। जबकि अनुच्छेद के रूप में जाएंगे तो SC ST के बारे में, जब आप SC और ST इनके बारे में जो उपबंध है, तो ये कह लीजिए कि ST के बारे में शायद आर्टिकल 342 में और ये 341 में, वहाँ पे ये उपबंध, मतलब अनुच्छेद 341 में SC का है शायद और 42 में ST का है, उसके बारे में उपबंध दिया हुआ। तो वहाँ पे 1-2 लाइन में बात निकलेगी, लेकिन जब वही यहाँ पे आएंगे आप तो 7-8 पेज में विस्तार से उसके बारे में चर्चा की गई, कैसे नियंत्रण, कैसे परिषदों का गठन किया जाएगा, आदि आदि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, SC ST क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में एज ए होल जो है बात की गई है अनुसूची 5 में। अब जो अनुसूची 6 है आपकी, ये थोड़ा सा विशेष है, स्पेसिफिक है। क्या है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों, यानी जो ST रीजन है, उसके बारे में प्रशासन की चर्चा, कैसे प्रशासन वहां का किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा की गई है अनुसूची 6 में। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो 4 राज्य दिए हैं, ये असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। तो यहां पे आप देखेंगे कि ये एक कोडिंग हो गई एक तरह से, क्या, ATM में, सॉरी क्या हो गया, A से असम, T से त्रिपुरा, M से मिजोरम और ME से मेघालय। तो ATM में, ठीक, ATM में। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, तो मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब घोलमेल हो जाता है, जो नाम आता है सामने सब एक जैसे लगने लगता है। तो ATM में क्या है, मणि नहीं है भैया, यानी मणिपुर, मणि केवल रखिए, ATM में मनी नहीं है। ATM तो है, ATM में पैसा है, मनी नहीं है। ठीक, तो भैया अनुसूची 6 में ATM में मनी नहीं है, यानी मणिपुर नहीं है, ATM में है। ठीक, क्या है, मनी नहीं है भैया, पैसा होगा। ATM में 6 पैसा है, 6 मनी नहीं है।
ठीक है, 6 मतलब कुछ जैसे भी कोडिंग वोडिंग करके याद कर लीजिए, एग्जाम में आपका काम हो जाना चाहिए बस। क्लियर है? तो ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, छोटे से बड़े सब में रहता है। अब ये 7वीं अनुसूची में आ जाइए। देखिए जो 7वीं अनुसूची है, जो हमारा जो देश है उसका जो स्वरूप है वो क्या है, संघीय है, फेडरल है। तो फेडरल क्या होता है कि जहाँ भी केंद्र और राज्य के अधिकारों के बारे में एक संवैधानिक व्यवस्था होती है कि ये इन इन चीज़ों पे ये काम करेंगे, इन इन चीज़ों पे ये काम करेंगे। ठीक है, पहले से चीज़ें मतलब कह लीजिए कि शक्तियों का विभाजन संवैधानिक रूप से दिया होता है पहले से संविधान में। ठीक है, तो उन्हीं में से जो विधायी शक्तियां हैं, यानी कि केंद्र किन विषयों पे कानून बना सकता है, राज्य किन विषयों पे कानून बना सकता है, और दोनों यानी केंद्र और राज्य दोनों किन विषयों पे कानून बना सकते हैं, इस बारे में जो प्रावधान है 7वीं अनुसूची में। सब्जेक्ट का विभाजन जो है 3 सूची के माध्यम से, कौन कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, यानी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में 3 विषयों का जो है विभाजन किया गया है। ठीक, क्या है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये इन 3 सूचियों में अलग अलग, जैसे जो केंद्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे क्या, विदेश, विदेश सेवा, विदेश संबंध, है ना, तो ये हो गया। जैसे रक्षा हो गया, रेलवे हो गया, है ना, बैंकिंग से रिलेटेड विषय हो गए, स्टॉक मार्केट हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, डाक हो गया, ये सब कहाँ पे मिलेंगे, आपके संघ सूची में मिलेंगे। इसी तरह से राज्य सूची में क्या होंगे, जो राज्य के महत्व के विषय हैं, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ने कानून व्यवस्था हो गई आपकी, है ना, कृषि हो गई, ये सब कहाँ पे मिलेंगे, आपके राज्य सूची में। समवर्ती सूची में वो विषय मिलते हैं, रखे गए हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के महत्व के हैं, जिसपे दोनों समय समय पर कानून बना सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आर्थिक नियोजन हो गया, है ना, शिक्षा हो गई। ठीक, तो ये सब कहाँ पे है, समवर्ती सूची में। जैसे शिक्षा को समवर्ती सूची में, यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसको जो है क्या किया गया, शामिल किया गया था। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हो गई 7वीं अनुसूची के बारे में। तो ये क्या है, जो सब्जेक्ट्स का डिवीजन इसमें दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाइए 8वीं अनुसूची। जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, 8वीं अनुसूची में जो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, उनका यहाँ पे लिस्टिंग की गई है कि कौन कौन सी भाषाएं संवैधानिक मान्यता प्राप्त हैं। ठीक, तो शुरुआत में जो है आपकी इसमें कितनी, 14 भाषाएं जो हैं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, कह लीजिए राजभाषा का इनको जो है दर्जा प्राप्त था। बाद में संविधान संशोधनों के माध्यम से इसमें और भाषाओं को शामिल किया गया समय समय पर, जो वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है, 22। यानी इस समय 22 भाषाएं क्या हैं, 8वीं अनुसूची में शामिल हैं। अब इन भाषाओं किन किन संविधान संशोधनों के माध्यम से इनको शामिल किया गया, ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें इस तरह से देखिए, जो सबसे पहले जो है एक भाषा शामिल की गई थी वो थी सिंधी। सिंधी थी, ये सिंधी को शामिल किया गया था 21वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 के माध्यम से। ठीक, फिर सिंधी के बाद आपकी जो है ये 22 भाषाएं हैं, इसको मिटा देते हैं। सिंधी 1967 के माध्यम से शामिल की गई 21वें। फिर इसके बाद जो है आपकी 3 भाषाएं शामिल की गई, आपका जो है कौन कौन सी, कोंकणी, कोंकणी हो गया आपका, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी। ठीक,
ये जो है इसको ऐसे लीजिए, KNM कर लीजिए, कानम, कुछ भी कर लीजिए, कानम, ये आपकी जो है की गई है शामिल। आपका 71 यानी 71वां अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक, इसके बाद 4 और भाषाएं, कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली। ये जो है आपकी शामिल की गई 2003 में। कौन सा अमेंडमेंट? 92वां अमेंडमेंट 2003। ये अब इनको जैसे ये इसको हमने KNM कर दिया, याद कर लिया। ठीक, इसको भी जो है कुछ याद करिए, जैसे बी बोडो, यानी ये वाले बी से बोडो, ये वाले डी से डोंगरी, तो बोडो में ही बोडो डोंगरी दोनों हो गया। ठीक, और संथाली, मैथिली, कुछ भी बोडो सम, बोडो सैम, कुछ भी करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, पूछा जाता रहा है, मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है, इसको याद ही आपको करना है। ठीक है, तो ये 8वीं अनुसूची में जो है इस क्रम में आगे, अब वर्तमान में इन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अभी कई भाषाओं की को लेके मांग हो रही है, जैसे अपनी भोजपुरी को लेके मांग हो रही है कि भैया इसको 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ऐसे ही कई और सारी भाषाएं हैं। ठीक, तो ये रहा आपके 8वीं अनुसूची का विकास क्रम, इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हैं आप। अब आ जाते हैं हम लोग 9वीं अनुसूची में, यानी 9th शेड्यूल जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितने आपने पढ़े ये संविधान की स्टार्टिंग से ये अनुसूचियां थी, अब यहाँ से जो क्या हुई है संविधान संशोधन के माध्यम से इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो जो 9वीं अनुसूची है, ये इसका जो विषय है, इसमें जो लिखा गया वो ये है कि भैया 9वीं अनुसूची में जिस भी मतलब कि ऐसे देख लीजिए, इसमें सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अर्थात जो 9वीं अनुसूची में जिन भी अधिनियम को, ठीक, इसमें डाल दिया जाएगा, इसमें इंक्लूड कर लिया जाएगा 9th शेड्यूल में, उन अनुच्छेदों को उन कानूनों को न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उनकी विधिमान्यता को लेके चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि वो मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इस आधार पर उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। अर्थात यहाँ पे कुछ अधिनियमों को न्यायिक पुनर्समीक्षा से जो है बचाया गया। ठीक है, इसमें ये जो 9th शेड्यूल जो संविधान में शामिल किया गया है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के माध्यम से 9वीं अनुसूची संविधान में शामिल की गई। और इसका जो मूल उद्देश्य था, जो उस समय भूमि सुधार से रिलेटेड कानून थे, उनको जो है न्यायिक समीक्षा से बचाने के लिए, न्यायालयों में चुनौतियों से बचाने के लिए ये प्रावधान किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम, कानून जो भी कहिए, इसमें शामिल किए जा चुके हैं। तो अब जहां भी सरकारों को लगता है कि न्यायालय में इस कानून को चुनौती दी जा सकती है, तो सबसे अच्छा लाके 9वीं अनुसूची में डाल देते हैं। ठीक है, तो इन दुरुपयोग कह लीजिए कि भाई आपके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, लेकिन 9वीं अनुसूची में, इसलिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इस दुरुपयोग से बचने के लिए, या कह लीजिए इससे संबंधित एक केस सुप्रीम कोर्ट में चला, जो कोहिलो वाद के नाम से फेमस है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में, यानी 2007 में कोहिलो वाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि 1973 के बाद जो भी कानून अनुसूची 9 में शामिल किया गया है, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं।
क्लियर है? तो अब ये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये बात सही पूरी तरीके से सही नहीं है, इसको अब चुनौती दी जा सकती है, ठीक, बशर्ते कि मूल अधिकारों का हनन हो रहा हो, ठीक है। इसमें से ये इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो संविधान में शामिल की गई है, ये आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के माध्यम से 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 10वीं अनुसूची में दल बदल या दल परिवर्तन के संबंधित अयोग्यता के बारे में चर्चा की गई, यानी कि कौन सा जब कोई होता है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दल से दूसरे दल में जाएगा तो वो डिस्क्वालीफाई अयोग्य हो जाएगा अपनी उस मेंबरशिप के लिए, तो कैसे होगा, क्या उसके प्रावधान है, वो सब कहाँ पे है, अनुसूची 10 में दिया गया है। इसी को दल बदल अधिनियम के नाम से भी ये जो है फेमस है, दल परिवर्तन के आधार पर नहीं रहता है एक दल, ठीक है। डिटेल में इसके बारे में अलग से दल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस का प्रिय कह लीजिए सब्जेक्ट है, तो इसको चर्चा बाद में की जाएगी, क्या क्या उसके क्राइटेरिया हैं, है ना। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल की गई। अब आ जाइए 11वीं अनुसूची। तो जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची में जो विषय है वो पंचायतों के बारे में, यानी लोकल गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नेंस कह लीजिए, गवर्नमेंट कह लीजिए, उसके बारे में, स्थानीय स्वशासन कह लीजिए का जो विषय है, किन किन विषयों पे जो पंचायतें हैं, है ना। जैसे 11वीं मतलब मोटा मोटा 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक। इतने से आपका क्वेश्चन आप पकड़ लेंगे। तो उसमें क्या है कि पंचायतें किन किन विषयों पे कानून बना सकती हैं, अपना उनका अधिकार क्षेत्र है, तो वो विषयों का भी वर्णन कहाँ पे किया गया है, 11वीं सूची में। यहाँ पे 29 यानी 29 विषय बताए गए हैं जिन पे जो है पंचायतों का क्या है, अधिकार है, इन विषयों पे वो टैक्स लगा सकती हैं, ठीक है। तो इसमें 29 विषय बताए गए हैं। ये जो 11वीं अनुसूची है, ये संविधान में 73वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से शामिल की गई थी। इसी तरह से जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के माध्यम से शामिल की गई है। कहाँ, ठीक है, संविधान में। यहाँ पे जो नगर पालिका, देखिए अनुसूची 11 में पंचायतों के बारे में वर्णन है, और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका, नगर परिषद, ये सब जो होते हैं, नगर निकाय होते हैं, उनके बारे में जो है शक्तियाँ, प्राधिकार का वर्णन किया गया। तो यहाँ पे इनके लिए जो है 18 विषय बताए गए हैं जिन पे इनका जो है विशेषाधिकार है, किनका, नगर पालिकाओं का। क्लियर है। ये जो अंतिम जो 4 अनुसूचियां हैं किस किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो है संविधान में शामिल की गई हैं, इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इस इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये जो भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में इनसे रिलेटेड, ये हम लोगों ने सब पूरी परिचर्चा की है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्नों को भी देख लेते हैं, कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं आपसे, खास करके पीसीएस, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आईएएस में, ठीक है। तो उनको थोड़ा थोड़ा एक चर्चा कर लेते हैं ताकि हमें ये पता चले कि हम जो अभी तक पढ़े हैं वो कितना रिलेवेंट पढ़े हैं, कितना हमारे काम का है। जैसे देखिए 9वीं अनुसूची, पहला प्रश्न है, 9वीं अनुसूची किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश की गई थी, यानी जो, ठीक है। तो हमने अभी पढ़ा 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से संविधान में शामिल की गई थी। तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें प्रधानमंत्री कौन था, पंडित नेहरू, तो आंसर नेहरू जी हो जाएंगे, ठीक। दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय जो 7वीं अनुसूची है, हमने बताया ना उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब 3 सूचियां बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसमें पूछ रहा है ये प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग कह लीजिए, ये किस उसमें आता है, किस सूची में आता है। तो हम लोगों ने
जैसा बताया कि भाई योजना तो राज्य ही बनाएगा, केंद्र भी बनाएगा, तो ये किस में आएगा, समवर्ती सूची में इसका जो है वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। यहाँ पे ये जो सूचियां है ना, जो 7वीं अनुसूची में जो लिस्ट दिया हो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसको एक बार आप लोगों को चाहिए कि एक बार सरसरी निगाह से उसको देख लें, कि एक कंपेरेटिव स्टडी करनी चाहिए हमेशा। अब यहाँ पे सब लिस्ट तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप अपने बुक्स में उसको देखें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का विषय है, यानी समवर्ती सूची में किस विषय का वर्णन किया गया, पुलिस। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप कॉमन सेंस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व करने की एक विशेष रणनीति होती है, जिसको कहते हैं एलिमिनेट करना, कि ये आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बचा कौन, जो बचा वही हो जाएगा। जैसे पुलिस हम जानते हैं कि राज्य का विषय है, विदेश मामले हम जानते हैं किसका है, यूनियन लिस्ट का विषय है, रेडियो टेलीविजन ये भी जो है थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा है, तो लग रहा है कि यार यूनियन लिस्ट का होना चाहिए। ठीक है। अब बचा आपराधिक मामले, तो भैया ये जो है किसका हो जाएगा, समवर्ती का हो जाएगा। कुछ कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी आपको, 2-4 आप अपने हिसाब से लगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। जब इस तरह से करेंगे तो वो किसी न किसी एग्जाम में आपको हिट कर जाएगा, और कोई उपाय नहीं है। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। अरे तो भैया ये कोई क्वेश्चन है नया राज्य बना तो उसका नाम तो कहीं लिखा जाएगा ना, तो कहाँ लिखा जाता है, अनुसूची 1 में। तो अनुसूची 1 में करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे होता है कि वहां पे राज्यसभा का भी यदि मान लीजिए सीट का सृजन हो तो फिर चौथी में भी हो जाएगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि सृजन का पूछ रहा, तो आवश्यक रूप से, तो भाई आवश्यक रूप से अनुसूची 1 में संशोधन करना पड़ेगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है, माने कि ये राज्य सूची का कौन सा विषय है इसमें। तो भैया ये शिक्षा जो हमने बताया समवर्ती सूची का है, वन जो है समवर्ती सूची का है, विद्युत जो है आपका, इसको देखना पड़ेगा किसका होगा, केंद्र राज्य का किस होना, केंद्र का होना चाहिए। ठीक है। नहीं, समवर्ती का भी हो सकता है। अब आपका ये बचा रेलवे पुलिस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे की अपनी कोई पुलिस नहीं होती है, जिस राज्य में जहाँ का रेलवे है सेक्शन, वहीं की पुलिस जो है रेलवे पुलिस में थाना बना के रहती है। ठीक है। रेलवे पुलिस स्टेट पुलिस होती है, इनकी नियुक्ति समय समय पर होती रहती है। ठीक है। रेलवे अपनी कोई पुलिस नहीं भर्ती करती है। ये देख लीजिएगा सब्जेक्ट, ये विद्युत एग्जैक्टली किसका है। भारतीय संविधान की 7वीं मैं ये क्वेश्चन आंसर रट के नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, एकदम समझिए पहली बार मैं भी कर रहा हूँ आप ही लोगों की तरह। तो कोई क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाए तो भैया गलत नहीं होगा, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है। तो भैया संविधान की अनुसूची में संघ सूची के में जो है इसका उल्लेख नहीं है। तो भैया बैंकिंग जो है, बीमा भी है, जनगणना भी है, तो ये कौन बचा, गैस जो है नहीं होगा। ठीक है। क्लियर। देखिए अब यहाँ पे जनगणना दिया है, जनगणना जो है आपका संघ सूची का विषय है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो है किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। ये इस तरह से कुछ करना पड़ता है। यहां देखिए फिर ये उसी 7वीं अनुसूची से संबंधित क्वेश्चन आ गया कि इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो भैया ये जो देखिए यहाँ पे वन समवर्ती का है सही है, ये भी है, जन स्वास्थ्य ये भी है, शेयर बाजार जो है आपका यूनियन, मतलब जो है यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, केंद्रीय सूची का जो है विषय है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार जो है सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है, तो भैया रेलवे पुलिस राज्य सूची में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है, हटाइए इसको।
संविधान की अनुसूची 6 में इनमें किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो भैया एटीएम में लागू होता है, एटीएम में मनी है तो मनी में लागू नहीं होता। तो इसमें देख लीजिए फार्मूला, एटीएम में तो ए से एटीएम असम में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है, तो मणि जो है नहीं होता है। ठीक, कुछ नहीं करना भैया, कुछ कोडिंग कर लीजिए, कुछ चीजें कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, हिट कर दीजिए। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था, 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। इसमें क्या डिस्कशन करना है, यहीं से तो आया था, 9वीं अनुसूची का कॉन्सेप्ट ही यहीं से आया था। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? संघ सूची से संबंधित नहीं है तो भैया देख लीजिए, ये भी केंद्रीय महत्व का, ये भी केंद्रीय महत्व का, ये भी केंद्रीय महत्व का, ये सबके महत्व का, राज्य के महत्व का। तो कृषि जो है राज्य सूची का विषय है और ये ऊपर वाले सब जो है संघ सूची के विषय हैं। तो इसमें क्या नहीं शामिल है संघ सूची में? कृषि। भारतीय संविधान के निम्न में दी गई सूची में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उन राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ये भी कोई क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आगे बढ़िए। ये देखिए कुछ अच्छा लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है ना, डर जाएंगे देख के। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए, लेकिन डरने की बात नहीं है। निम्नलिखित कथनों में विचार करिए, भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है? एकदम डाल सकती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है, उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता है। तो भैया 2007 के कोहिलोवाद के पहले ये स्थिति थी, 2007 के बाद ये स्थिति नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, समझ गए ना बात को? अभी बताया था अनुसूची 9, ज्यादा दोबारा नहीं अभी बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या सही होगा? केवल विकल्प एक सही है। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, यूपीएससी में ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ हो, ध्यान से पढ़ेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू नहीं होते हैं? तो भैया एटीएम में, एटीएम में लागू होते हैं और मनी में नहीं लागू होते हैं। तो किस राज्य में लागू होते हैं ये पूछ रहा है। तो क्या भैया नागालैंड में होता है? नहीं है। अपने फार्मूला में देख लीजिए, एटीएम में तो ए माने असम, टी माने त्रिपुरा, त्रिपुरा में लागू होता है, सिक्किम में नहीं होता है। ठीक है, तो त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। मणि होता, मणि में क्या होता है? इसमें नहीं लागू होता है, यानी मणिपुर में नहीं है। क्लियर है? समझ गए होंगे, इसमें कुछ है नहीं। पीछे का लेक्चर रिवाइज करिए, सब समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो भैया पंचायती राज राज्य सूची में है, राज्य का सब्जेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको देख लीजिए क्वेश्चन, नहीं तो कहेंगे बहुत जल्दी जल्दी मास्टर साहब भगा दे रहे हैं। ठीक, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियां सूची। तो कहां पे है ये? राज्य सूची में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य का विषय है, सही बात है। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है, एकदम गलत बात है, यहीं पकड़ा गया। ये किसमें है? 4th शेड्यूल में है। दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची एकदम सही है। तो इसका क्या है? ये फर्जी क्वेश्चन है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत व शून्य घोषित किया जा सकता है? तो भैया ये 5वीं अनुसूची में SC ST एरिया के बारे में प्रावधान दिया है। जब उसको पढ़ेंगे तो 8-9 पेज में लिखा है, उसी बीच में ये मिल जाएगा फैक्ट। ठीक है, तो ये मोटे मोटे ये इतने क्वेश्चन हो गए जिसको आप जो है, यदि जब मैंने शुरू में डिस्कस कर रहा था तो पीएम और राष्ट्रपति वाला वेतन शपथ प्रारूप वाला बताया था, वो मिला के यदि देखेंगे तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी है। ठीक, धन्यवाद। आज के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि भैया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बढ़िया से दीपावली मनाइए। हैप्पी दीपावली, शुभकामनाएं हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू।